बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में तुम्हारी क्लास ने तो थोड़ा आगे कर लिया था, है ना? दूसरी क्लास का थोड़ा पीछे चल रहा है। ठीक है, तो जो पिछले क्लास में पढ़ा था पढ़ के आए हो थोड़ा थोड़ा? ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं बायोमॉलिक्यूल अभी तक जितना पढ़ा है, फिर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे चलेंगे। दैट वुड बी एंजाइम्स। तो हम कोशिश करेंगे एंजाइम वाले पार्ट को टारगेट करने की आज, ठीक है? ये तो बायोमॉलिक्यूल में आज हमारा टारगेट होगा दैट वुड बी द एंजाइम्स। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा प्रोटीन रिवाइज करना है, ठीक है? तो जहां तक मेरी नॉलेज है, आप लोग कहाँ तक पहुंचे हो? आप लोगों का पहुंचा है एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल केमिकल कॉम्पोजिशन किसी की सेल की निकालनी, आपने एनालाइज कर लिया है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ करते थे या उसको आग लगा देते थे टिश्यू को, है ना? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स को ही हम पढ़ रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस अभी कर लेते हैं चार्ट से। एक आप लोगों ने प्रोटीन पढ़ लिया? प्रोटीन स्क्रीन दिख रही है सबको? प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया? ठीक है। न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया? ऐसे थोड़ा सा आपका रहता है अभी, ठीक है? 2-3 चीजें हैं जो बॉन्ड की मैंने नहीं बताई थी, मेरे को टाइम नहीं बचा था, तो वो रहता है थोड़ा सा। बाकी आपका हो गया, तो काफी सारा हो गया यार, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इसमें मेहनत लगेगी, वो होंगे ये लिपिड, ये एंजाइम, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, तो काफी सारा पार्ट हो गया। देखो, अगर मैं प्रोटीन की ही बात कर लूं, तो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल मैंने कहा था, बायो मतलब लिविंग, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम के अंदर मिलते हैं। और वो भी कौन से मॉलिक्यूल में पढ़ते हैं हम स्पेसिफिकली? वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना? जो लिविंग सिस्टम है उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही कहते हैं, है ना? तो दो टाइप के होते हैं। हमने चाय छाननी में जब ऊपर की तरफ रह गया था, दैट वाज रिटेंटेट। तो ये कौन सा होता था? बायो, कौन से वाले बायोमॉलिक्यूल है ये? हाँ, क्योंकि ये नीचे नहीं जा पाए, मोटू थे, है ना? तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं एसिड, कौन से वाले पूल में? इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं इसको। इसी को हम रिटेंटेट भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इनका लगभग? मोर देन 1000 डाल्टन। हाँ, 1000 to 10,000 डाल्टन के करीब, यानी कि मोर देन 1000 डाल्टन से ऊपर होता है, राइट? इतना हम लोग करते थे। जो नीचे चले जाते थे फिल्टर होके, पूछो 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 पूछो, ये दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल। ये बार बार इसलिए खड़ा रही, किससे क्वेश्चन आता है? माइक्रोमोलिक्यूल, है ना? ये हमें मिलते थे एसिड सॉल्युबल पूल। सॉल्युबल पूल में मिलते थे, है ना? यही हमारे होते थे फिल्ट्रेट। मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन। हाँ, 18 to 800 डेल्टन के अंदर अंदर होगा, या फिर लेस देन 1000 डेल्टन। तुमने भी ठीक बोला था ऋषि, ठीक है? तो यही डिफरेंस यहाँ लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से पढ़ना, मैक्रो है या माइक्रो। मैक्रो है तो साइज लार्ज होगा, मॉलिक्यूल्स का हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, 1000 डेल्टन से हमेशा ऊपर होंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगे। जो ऊपर लिखा है वही यहाँ लिखा है। कौन कौन मिल गया हमें? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अपने को पता है लिपिड एज एन इंडिविजुअल क्या होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। मॉलिक्यूल, लेकिन हमें मिलता है रिटेंटेट में, क्योंकि वहां पे उसके चंक्स प्रेजेंट होते हैं, याद है? अब यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल है तो स्मॉल साइज का होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, 18 से 800 डेल्टन के बीच में। एसिड सॉल्युबल पूल में हमें मिलेगा, जैसे मिनरल गैसेस, वाटर, शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, प्रोटीन आपको ऊपर मिल गया, लेकिन अमीनो एसिड नीचे मिलेंगे। तो अगर किसी प्रोटीन को तुमने बिल्कुल तोड़ दिया है तो वो नीचे मिलेगा, ये डिफरेंस आना चाहिए, राइट? अगर जेनेटिक मटेरियल ऊपर है चेन के फॉर्म में तो वो ऊपर मिलेगा, लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया तो नीचे मिलेगा। न्यूक्लियोसाइड भी नीचे ही मिलेंगे, ओके? ये ध्यान रखना, ठीक है? गड़बड़ मत कर देना, राइट? तो ये चौथू सा पार्ट था। तो हम पढ़े किसको रहे हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो इस वाले पार्ट को ही हम पढ़ रहे हैं, राइट? आगे चले। हम पहुंच गए थे प्रोटीन के न्यूक्लिक एसिड्स के पास। हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? ये वाली फिगर थी आपकी। तो जब हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, हम नाइट्रोजनस बेसिस में बोलते हैं प्यूरिन होते हैं, पिरामिडिन होते हैं। तो जिसका नाम बड़ा पिरामिडिन, उसमें रिंग कितने होंगे? सिंगल रिंग। कितने कार्बन का? 6। 6 कार्बन का। और प्यूरिन में 2 रिंग होंगे, 2 5। रिंग्स। हाँ, ठीक है, 2 रिंग्स होंगे। अब हमें क्या याद रखना था? हम कहते थे जो नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फर्क क्या था? मैं डायग्राम कराया था ना। न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या है? न्यूक्लियोटाइड में 3 ग्रुप्स होते हैं और न्यूक्लियोसाइड में बेटा 2। 2। 2। हाँ,
तो कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 4 से अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस? कार्बन नंबर कार्बन 1। 2 बेटा कार्बन नंबर 1 से होता है, 2 से कहाँ लगा दिया? 2 से नहीं लगाना कुछ भी, ठीक है। कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है कौन से बॉन्ड से थ्रू? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। एन मतलब है नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजनस बेस ये जो है प्यूरिन या पिरामिडिन, ये जो ये शुगर है, बीच की शुगर है, इससे बॉन्ड बनाते हैं थ्रू नाइट्रोजन ग्रुप। तो नाइट्रोजन ग्रुप कहाँ कहाँ होता है? पिरामिडिन में आपको नाइट्रोजन ग्रुप मिलता है फर्स्ट कार्बन पे एन, C1 and C3 पे आपको मिल जाएगा नाइट्रोजनस ग्रुप। और प्यूरिन में आपको कहाँ मिलता है? C1, C3, 1, 3, 7, 9, याद है? भूल गए? यहाँ पे तो ऑक्सीजन लगाओ, तो ये होता है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कार्बन नंबर 6, ठीक है। तो आपको नाइट्रोजनस ग्रुप कहाँ मिलेगा? एक तो मिलेगा यहाँ कार्बन नंबर 1, एक मिलेगा यहाँ कार्बन नंबर 2। इसका क्या मतलब है कि अगर पेंटोस शुगर है, भूल गए यार तुम लोग हैं, कि अगर ये शुगर है मेरी ऐसे करके, ठीक है, तो इसके कार्बन नंबर 1 किससे बॉन्ड बनाएगा ना? प्यूरिन एंड पिरामिडिन से। वो हमेशा नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड बनाता है। हो सकता है वो N1 से बॉन्ड बना ले, हो सकता है वो N3 वाले से बॉन्ड बना ले, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, समझ आया? ये मैम। ठीक है, तो ये पॉइंट था जो हमारा कल मिस हो गया था। क्लियर? ये मैम। तो ये एक बार लिख लो, आप लोग भूल गए हो। राजकुमारी समझ आया? आकांक्षा? ये मैम समझ आ। शुरू समझ आया बेटा? यो मैम। अरे वो कोमल मैम मैसेज कर रहे थे ग्रुप में, आप लोगों ने वो भेज दिया था जो वो बोल रहे थे, ये मैम। ठीक। चलो भी डन। डन। ये मैम। तो मेरे को बस एक क्वेश्चन बता दो, फिर आगे चलते हैं। कि पिक्चर ऐसी है, यूरिन है पिरामिडिन है? प्यूरी। यूरिन। छोटा पिक्चर बड़ी है तो नाम छोटा रखना है, ठीक है। प्यूरिन है। अगर ये पुरीन है इसमें लेट्स से, अगर पिक्चर अब ऐसी है तो यहाँ पे एडेनिन है, तो मेरे को बताओ ये क्या होगा? इसका नाम क्या रखूं मैं अगर यहाँ एडेनिन लगा हुआ है तो? एडेनोसिन। एडिनोसिन। कैसे याद रखा? 2 सिन होता है पाप। हाँ, दो है तो वो पापी है, एक साथ है कि दो ही है, इन्होंने फॉस्फेट को भूल गई है ना, इसलिए पापी है। और अगर हमने यहाँ पर नाइट्रोजनस एडेनिन एडिनो एडेनिन रखा और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 मैंने फॉस्फेट लगा दिया, तो तीनों एक साथ है, तो इसका नाम क्या होगा? एडिनाइलिक एसिड। एडेनिलिक। एडिनाइलिक एसिड। तीनों एक साथ है तो जहर है, एसिडिक है। बहुत शोर मचाएंगे भाई, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे। कौन से पेज नंबर पे ये पिक्चर थी? 145। 140, राइट? ठीक है, कूल यार, तुम्हारा प्रोटीन पार्ट तो डन है। चलो क्वेश्चन लगा ले तो देख लेते, हो गया। फिर हम लोग एंजाइम्स ये मैम। को पहले ये वाला क्वेश्चन करके जाएंगे। कुछ ये बीच बीच में से क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, तो बीच बीच में से करते हैं। ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। 1 करो, गिव मी अ थम्स अप। दिख रहा है सबको? ये मैम। क्वेश्चन नंबर 1। हमको बेसिक नहीं पता चाहे, लेकिन तुम दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
चलो लेट्स सी। बायोमोलिक्यूलर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। देखो ये हो रहा है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। लेकिन हमको एसिड बेसिक तो सारे याद है नहीं, है ना, तो फिर अब क्या करें? हमें इतना पता है कि जो अमीनो एसिड होता है वो बनता कैसे है? वो बनता है कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीन ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक आर। हम कहते हैं ये बेसिक तब होगा जब इसमें आपको एक्स्ट्रा कौन सा ग्रुप मिलेगा? एमाइनो ग्रुप। एमाइन। हाँ, अमाइन एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, तो वो बेसिक होता है। अब हमें बेसिक एक अमीनो एक प्रोटीन है जो हमें याद है, दैट इज बायोमोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज स्टोन। बेसिक अमीनो एसिड होता है। क्यों बेसिक होता है? क्योंकि इसकी प्रोटीन चेन में दो अमीनो एसिड बार बार आते हैं जो उसको बेसिक बनाते हैं। कौन से? लाइसिन और अर्जिनिन। अर्जिनिन एंड लाइसिन। तो ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का था, ऐसा नहीं था देखते कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा। तो अर्जिनिन तो है नहीं ऑप्शन में, लाइसिन है, तो आंसर वुड बी सी। हाँ, बेसिक अमीनो एसिड ढूंढना था ना, तो देखो तुमको एक्चुअल में याद था ये। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स में था, नोट्स में जितने ये दे रखे हैं इसी से क्वेश्चन आते हैं, नोट्स में तो था लेकिन याद नहीं रहता। ये वाला पिक्चर था, देखो बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन वाला, राइट। तो प्रैक्टिस करते जाओगे तो थोड़ी थोड़ी तैयारी हो जाएगी, तो बेसिक अमीनो एसिड आपको अब याद रह जाएगा, है ना। ये मैम। ठीक है, तो ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन निकालना है टेक्निकली। नीचे आते हैं, ये ऊपर पीछे लिपिड के क्वेश्चन है। अब ये करो क्वेश्चन नंबर 5, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से करना, हो जाएगा डायग्राम। 1 मिनट, आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो मैंने कहा था नाम से क्वेश्चन आएगा, आ गया। यूरिडिन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, पता है अपने को, यूरिसिल उसी में होता है। तो अगर यूरिसिल होता अकेला तो ये अकेले वाला होता, अकेला होता तो मैं ये क्या होता यूरिसिल, प्यूरिन या पिरामिडिन? पिरामिड। पिरामिडिन होता तो प्यूरिन नहीं होता, पहले तो ये ऑप्शन गलत है। अगर ये अकेला होता तो मैं वर्ड यूज करती यूरिसिल, लेकिन मैंने यूरिडिन बोला है, तो ये पिरामिडिन भी नहीं होगा ना, नो। है ना। अब अगर ये एसिड लिखा होता है इसके आगे तो मैं इसको कहती न्यूक्लियोटाइड, एसिड तो नहीं लिखा तो ये भी नहीं होगा। आंसर वुड बी ऑप्शन एनसीईआरटी की पिक्चर से क्वेश्चन है ये। पेज नंबर कौन सा है जय बनी हुई है पिक्चर? राइट हैंड साइड पे ना, थर्ड पेज पे देखो, राइट हैंड साइड पे बना है 145। 145। देखो आ गया ना क्वेश्चन, यहीं से आते हैं। क्लियर? ये होगा। ये बस ध्यान से करना तो तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ट्राई दिस वन। ये अरे 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 क्या जो जो कर रहा है, सभी पीछे चला जाता है। तुमको यहाँ क्या ढूंढना है? क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड बेसिक अमीनो एसिड। ये पिक्चर है आपके पास, आपको बेसिक अमीनो एसिड ढूंढना है। बेसिक अमीनो एसिड, और मुझे ये देख के ही पता चल गया कि अमीनो एसिड पे पहले भी बेसिक पे क्वेश्चन है, अब भी है, दैट मीन्स बेसिक अमीनो एसिड को इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो बेसिक अमीनो एसिड आपको ढूंढना है, ये आपका क्वेश्चन है। ये रहे आंसर्स का ऑप्शन, राइट इन द चैट बोर्ड, ध्यान से पढ़ना, ड्रॉ करो कॉपी पे। अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड किसको बुलाते हो?
You have 2 minutes. Answer. जगह की कमी है इसलिए लेफ्ट और राइट पे ही सही से नहीं लिखते हैं, है ना। ये तो हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी, लेकिन तुम अमीनो एसिड पहचानना तो जानते हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अरे हो चले गई है शांति की देवी। जी मैम। ऐसे इतना चुप हो जाता है ना, इंसान डर जाए। हाँ बेटा, समझ गई मैं तेरा। ठीक है, देख लेते हैं। मेरे को बता क्या आंसर है, मैं तो भी सॉल्व करूंगी तुम्हारे साथ। फाइंड द बेसिक अमीनो एसिड। तो मेरे को पता है कि अमीनो एसिड होता है कार्बन COOH, E नीच 2 और H। बेसिक है, दैट मींस कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा होगा? एमाइन ग्रुप एमाइन। NH2। NH2 Amine ज्यादा group. होना चाहिए, है ना। पहले देख लेते ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में एक अमीन है, 2 कार्बोक्सिलिक हो गए। तो 2 कार्बोक्सिलिक हो गए तो कौन सा ग्रुप है ये? Acidic. एसिडिक। ये तो बेसिक ढूंढना था, ये तो नहीं हो सकता। बी पिक्चर, इसमें भी COOH और OH ग्रुप, एसिडिक, ये भी नहीं होगा। इस पिक्चर में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या चक्कर क्या है, किस तरीके से बनाया, पर मेरे को इतना दिख रहा है कि अमीन ग्रुप एक ही है। दैट मींस ये बेसिक तो नहीं है, एक से ज्यादा होना चाहिए ना। बेसिक अमीनो एसिड की कंडीशन ही ये है। बेसिक अमीनो एसिड वो होंगे जिसमें NH2 एटलीस्ट 2 हो और COH 1 हो, क्योंकि एक COH तो होगा ही, है ना। ये कंडीशन थी, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन। डी देखते हैं। NH2 एक है, NH2 यहाँ भी लगा है। कितना मर्जी लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर ग्रुप में NH2 2 लगे हैं, 2 ग्रुप लगे हैं और एक COH लगा है, अपनी कंडीशन फुलफिल होगी, तो दिस इज द आंसर। अब इसमें ट्रिकी है, डी ऑप्शन है और ऑप्शन भी ABCD लिखे, ये होते गलत। तो आंसर डी ढूंढना है तुमको, तो ये नहीं ढूंढना डी, तुमको आंसर वाला पॉइंट डी ढूंढना है। तो आंसर पॉइंट डी ये है, ऑप्शन इज बी। तो ऑप्शन होगा बी, आंसर होगा डी। समझ आया? ये मैम। जी मैम। ठीक है, गुड, सही करा तुमने। आई होप तुमने ऐसे ही इसे सॉल्व किया होगा, है ना। अक्का बक्का ये बम। मैम। जी मैम। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आराम से पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों जैसे। तो वैसे तुम बच्चे ही। तो भयंकर लुकिंग क्वेश्चंस को करना चाहिए, इस क्वेश्चन से हमें ये बात पता चलेगी। देखो, इन गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इस वाले में शोज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, ये जो भी चीज है इसका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, लिख लेते हैं कंपाउंड। ठीक है, उसी ने बोला तो लिख दिया मैंने, मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए लिखूं, क्वेश्चन में नहीं लिखोगे। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन। तो वो कह रहा है, एक तो तुम बताओ कैटेगरी, कैटेगरी मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, तो तुमको पहले कैटेगरी ढूंढनी है। और एक्स क्या है,
x इज अ ब्लैंक कंपोनेंट, तो कंपोनेंट x क्या है वो ढूंढना है, दो चीजें ढूंढनी है, राइट। तो ये जो ये है क्या चीज बीच में, जो शुगर है, कौन सी शुगर है, शुगर राइबोज या डीऑक्सी राइबोज? राइबोज पता राइबोज कैसे, हमेशा कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 देखो, अगर 2 पे OH है तो बेटा ये तो राइबोज है, तो ये है तो मेरी राइबोज शुगर है ना, राइबोज शुगर है जिसके ऊपर ये नाइट्रोजनस बेस लगा है। क्या इधर पेंटोज शुगर लगा है C5 कार्बन पे, फॉस्फेट लग रहा है, दिख रहा है फॉस्फेट, नो नो फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज नहीं सॉरी फॉस्फेट नहीं दिख रहा ना फॉस्फेट, तो ये न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड, ये रहा न्यूक्लियोसाइड, बारे ऑप्शन ही गलत हो गए थे, आंसर वुड बी डी। यूरेसिल नहीं तुम बता पाते ना एक्चुअली, लेकिन तुम्हें न्यूक्लियोसाइड से पता चल गया ना, समझ आया? ये मैम दिस वाज इजी क्वेश्चन ना। ये अब मैम पिक्चर निकालो जहां पर ये सारे बने हुए थे, पिक्चर निकाला जरा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वाली, थर्ड पेज नंबर, क्या नंबर है पेज का? 145 145 में जहां पर न्यूक्लियोसाइड लिखा है, मिला ये मैम बेस पे, उसके नीचे लिख ले ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, ये 2 वर्ड्स लिख ले, क्योंकि कभी नीट वालों ने ये खुद ही बोला है इनको, वो ये लाइन लेके आ सकते हैं अपने PYQ को, वो टेक्स्ट ही समझते हैं, वो उससे क्वेश्चन उठा सकते हैं, लैंग्वेज है ये। हमने कहीं नहीं पढ़ा स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन नीट में कभी ये लाइन आई है ना, तो इसको मॉडिफाई करके आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसे ऐड कर लो न्यूक्लियोसाइड के नीचे। समझ आया सबको कहाँ लिखना है, जहाँ न्यूक्लियोसाइड का डायग्राम में न्यूक्लियोसाइड लिखा है, उसके नीचे ये लिखना, मैम 2 पॉइंट टाइड पे नहीं साइड पे लिखने हैं, क्योंकि नीट बता रहा है स्पेसिफिकली, लिखो इसे। अबे क्लास में होके कैसे अंगूठा लगा रहे हो तुम लोग, तो कमाल टैलेंट है यार, मोस्ट भी बना रहे हो, क्वेश्चन भी छोड़ गए, अंगूठा भी लगा रहे हैं। थैंक यू मैम। ये बेटा चप्पल और थप्पड़ दोनों से मारूंगी। कमाल है यार। अरे महक आई है, महक यस सर मैम। अरे तू क्वेश्चन पेपर मांग रही है मुझसे? नो मैम। अरे कौन क्वेश्चन पेपर यार, कोई बच्ची महक क्वेश्चन पेपर मांग रही है मुझसे, महक ठाकुर तुम नहीं हो? नो मैम। मुझे बता भी नहीं रही है एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पेपर मांग रही है भाई, तुमको मिले तो मुझे भी बताना। हो गया, लिख लिया सबने? ये मैम यो मैम तो मुझे मैसेज आया क्वेश्चन पेपर भेज दो, मैं कहा वो तो ठीक है, भेजना कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन पेपर, क्लैरिफाई नहीं हुआ। होमवर्क लिख लो चलो, बोलो भी कॉपी, क्वेश्चन नंबर लिख लो साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 22 से 25, देखो 22 से 25 डन, यो ये मैम मैम 38 से 47, 38 से 47, फिर 48 से 50, इसी में खत्म तुम्हारा पूरा। मैं आते ही सबसे पहले ये पूछूंगी डाउट, और वही कराऊंगी, ठीक है? ये मैम यो मैम चलो, अब हम चलते हैं एंजाइम्स की तरफ। सो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होते हैं मोस्टली? प्रोटीन्स मोस्टली प्रोटीन, एक्सेप्शन क्या थी इसकी जो प्रोटीन नहीं थे? 2 थी कराई, एक्सेप्शंस क्या है इसकी, होमवर्क दिया था मैंने, हाँ बोलो, ऐसे ही लिखा था मैंने, एंड्रोजन्स एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन भी लिख लो और चला जा क्लास से बाहर निकल जा, एंड्रोजनस स्टीरॉयड्स हार्मोन, पागल हो गए, होमवर्क दिया था कल मैंने। मोस्टली प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम प्रोटीन की मॉडिफिकेशन से बने हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है जनरली, एक्सेप्शन 2 एक्सेप्शन थी, आर से स्टार्ट होता नाम। राजकुमारी होमवर्क नहीं करके आई आज हमारी? होमवर्क नहीं दिया था। नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं दिया था। नो मैम राइबोसोम और राइबोन्यूक्लियस नहीं दिया था? नो एक तो तुम कोलैबोरेटिव फॉर्म में मुकर गए हो ना, मैं साबित नहीं कर पाऊंगी ये बात, लेकिन मेरे को डाउट है इस बात पे। एक क्लास को होमवर्क तो नहीं दिया होगा यार मैंने, इतनी निर्दयी नहीं हूं मैं। राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स ठीक है यार, तुम करके आओ होमवर्क, फिर ये लो अब ले लो,
राइबोसोम्स एंड राइबोन्यूक्लियेसेस आरएनए से रिलेटेड है जो एंजाइम का काम करते हैं, उसके अलावा बाकी सारे प्रोटीनेशियस एंजाइम्स ही होते हैं। इतना क्लियर? Yeah, Yeah, ma'am. होते क्या एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत है, इनके बिना हमारा जीवन है। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स। करते क्या ये? दैट स्पीड अप अ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। बॉडी में हजारों करोड़ों केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तुम खाना खा रहे हो वो टूट रहा है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, केमिकल रिएक्शन। एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। हर चीज जो मेरी बॉडी में चल रही है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम क्या करते हैं, ये आते हैं और उन रिएक्शंस को तेज कर देते हैं। ठीक है, बस ये इतना काम करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते। अपने को इतना तो पता है ना केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जो yeah, सबस्ट्रेट है उससे क्या हो जाता है? product. प्रोडक्ट ना, सबस्ट्रेट बोलो या रिएक्टेंट बोल लो, प्रोडक्ट बनता है उससे। तो ये ऐसा नहीं है ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी नहीं है। ये कोई बाहर से आए भैया है जिन्होंने पैरों में स्केट्स पहने हैं और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जुक करके चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, इनके बिना हम नहीं चल सकते। तो एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, समझ आई ये बात? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ठीक है, चलो तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि एंजाइम्स क्या है। दे नेवर स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, ये कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी। मैंने कहा ना दीज आर नो सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना, आपस में टकरा टकरू के या टूट फूट के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये स्टार्ट नहीं कर सकते कोई केमिकल रिएक्शन। जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको वो बस रन फास्ट कराते हैं, उसको फास्टली रन कराते हैं। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से 4 नंबर के क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ सकती है। ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करा देते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, हर केमिकल रिएक्शन का अपना एक स्पीड होगा, ये थोड़ा और ज्यादा स्पीड अप कराएंगे, तो उसका एक एग्जांपल दे रखा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। तो आपको इतना पता है, अभी हम इसके बाद ना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे इस चैप्टर के बाद। तो आप वहां पे देखोगे, वहां पे डिटेल में भी पढ़ाऊंगी कि आपकी बॉडी में 2 गैसेस होती है, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होती है ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपके टिश्यूज में बनती है ना। टिश्यू जब रिस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब अगर आपका ये टिश्यू है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लो ताकि तुमको याद रह जाए, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ये टिश्यू है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये बाहर निकलेगी, इसको कौन कैच करेगा? Lymphocyte. मौत आ जाए मुझे। अबे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड आंसर मत दिया कर मेरे को, RBCs के घबराहट हो जाती है मुझे। ब्लड वेसल्स में जाएगा ये है? Yeah, ma'am. इतनी बार नहीं आती मुझे, मेरे को सिंपल आंसर दिया करो ठीक है, उसी से नीट निकल जाएगा हमारा। ये रही मेरी ब्लड वेसल्स, ये रहा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, इसके अपने तेवर है। ठीक है, जैसे तुम्हारे अपने तेवर है ये कहता है मैं कैसे जाऊं। इसके बाद 2 ऑप्शन, कितने ऑप्शन है, या तो ये आरबीसी के साथ बाइंड कर जाए, ठीक है, या फिर ये प्लाज्मा में जाए। ठीक है, आरबीसी के साथ बाइंड कर जाए या प्लाज्मा में चला जाए। मोस्टली तो ये ऐसे ही होता है, आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है तो। Yeah, ma'am. ठीक है, चलो मैं और भी कॉम्प्लिकेट नहीं करती। तो अगर मैं आ जाऊं आरबीसी के अंदर ही, तो आरबीसी अपना होता है बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। Yeah, ma'am. आरबीसी में ऐसे नहीं जा सकता कार्बन डाइऑक्साइड, उसको चेंज होना पड़ता है। तो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड, आरबीसी में पानी तो पड़ा ही होगा कि जल है तो कल है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, बाइकार्बोनेट आयन। सुना? Yeah, ma'am. तो बेटा ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आरबीसी के थ्रू ट्रेवल करेगा, लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से बाहर निकल के हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये आपको एक एग्जांपल की तरह इन्होंने दे रखा है टू एक्सप्लेन आपके एंजाइम। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन करा रहा है उस एंजाइम की वो बात कर रहे हैं। समझ आए बात क्या हो रही है? अब क्या बात करने वाली है? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. तो देखो बहुत सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, और इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्वेश्चन बनता है इससे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसको मिलाकर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, एनहाइड्रेस, ठीक है, उसने पानी को यूज कर लिया। तो अगर मैं ये केमिकल रिएक्शन इस एंजाइम के बिना कराती, तो देखो 200 मॉलिक्यूल बाइकार्बोनेट आयन के बनने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है। लेकिन विद एंजाइम, दिस इज विद एंजाइम, तो विद एंजाइम आपको लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बन रहे हैं। तो स्पीड कौन से केमिकल रिएक्शन की ज्यादा है? With enzyme. हाँ, सो केमिकल रिएक्शन स्पीड इंक्रीजेस
विद एंजाइम। समझ आया? UAM, UAM, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। क्लियर? चलिए आगे। UAM, ठीक है, अब तुम ये वाला डायग्राम पढ़ते होंगे बचपन से। पेज नंबर बताओ, तुमने पहले भी देखा तो होगा। पेज नंबर बताओ एनसीईआरटी का। 156, 156। ठीक है। मर जाते एंजाइम आते ही। आकांक्षा हो क्लास में? अंशिका, अर्णव हो क्लास में? सो गए? Yeah, ma'am. हो गए, ठीक है। अंशिका समझ आ रहा है? सच Yeah, बताइए। ma'am. ठीक है। आर्यन, हरीश, हर्ष समझ आ रहा है बेटा? UAM, UAM, मैं ये नहीं कह रही पूरा समझ आ जाएगा, कि पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ तो दिमाग में घुस रहा होगा ना। हिमानी, ज्योति। UAM, ज्योति हो तुम, चुप करो। मानी, ज्योति। अंशी बज रही है, ये सोगी दोनों। कृतिका, महक। Yes, ma'am. महक आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ? Yes, ma'am. ठीक है, जब ज्यादा हो जाएगा बायोमोलिक्यूल मुझे बता देना, वहीं रोक दूंगी मैं, नहीं करेंगे आगे, कोई जरूरत नहीं है पागल होने की। ठीक है परीक्षित? UAM, परीक्षित समझ आ रहा है बेटा? प्रीति, Yes, ma'am. Yeah, ma'am. सारिका, सुरु। मैम आ रहा है। सुरु, तुमको घर वालों ने पीटा है क्या? तुम कम क्यों बोलती हो आजकल? मैम मुझे कोल्ड हो चुका है। कितने सालों से? मैम हो गए 3-4 दिन। तू कब से बीमार चल रही है? कब सुधरेगी तू? खानी फिर से नहीं खा पी रही ना? मैम ये खुद ही हो जाता है। नहीं होता खुद ही है, और क्या वायरस आपसे वो बोलेगा चिट्ठी दो? क्या वे? फिर खा पी नहीं रही ना तू? तेरी मम्मी को शिकायत लगाती रुक जा। शालिनी, शिल्पी। नहीं शिल्पी, आपकी आवाज नहीं आ रही। शालिनी, शालिनी सो गई। सिमरन, सितेंद्र। बेटा सिमरन, सितेंद्र तुम भी निकल लिए? सितेंद्र, अच्छा। स्वातियन, वंशिका। Yes, ma'am. बेटा समझ आ रहा है स्वाति? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं लगा सकती हूँ 10 बच्चे तो जिंदा है। चलो, 10 बच्चे जिंदा है बहुत है, एक भी जिंदा है तो मेरे लिए बहुत है। एक डॉक्टर बन जाए बहुत है यार, क्या हो गया? जो नहीं है जिंदा हो, जिंदा हो जाओ। ओके, क्या करोगे? थोड़ी देर का लेक्चर, कितनी देर रहेगी? कितनी देर रहेगी लिटरली? मैम 25 मिनट। 25 minutes, 25 मिनट, उसमें से 5 मिनट में फिर से ऐसे करूंगी तो तुम्हारे 20 मिनट ही तो बचे। कितना ही पढ़ा दूंगी। UAM, तो फिर कह इधर आओ। Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब उसको जिंदा कर दो ताकि केमिकल रिएक्शन हो पाए। ठीक है, तो देखो इसमें आपको जब भी कोई ऐसा चार्ट आता है, आपको क्या क्या देखना होता है सबसे पहले? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस, शाबाश, वेरी गुड। एक्स एक्सिस, और ये मेरी वाई एक्सिस। जेड एक्सिस तो आपको यहाँ पे आएगी भी नहीं, फिजिक्स में मत खराब करना अपना। एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पे रिएक्शन कहीं स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ पे कहीं कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, कह सकती हूँ ना मैं? ये मैम। वो अपने उसमें ही Yeah, ma'am. पेंसिल से उसको ऐसे कर लो लेबल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, आपको कितनी एनर्जी चाहिए इतना आपको पता है ना, कितनी एनर्जी चाहिए टू स्टार्ट ए रिएक्शन, दैट पोटेंशियल एनर्जी। आपको कितनी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक पोटेंशियल में मत घुस जाना यार, इतना समझ लो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मेंशन कर रखी है, राइट? अगर तुम देखो तो दो लाइंस आपको बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई, अभी बड़ी छोटी सी बात है कि अगर ये सबस्ट्रेट है तो हमें पता है सबस्ट्रेट चेंज होता है प्रोडक्ट में, ये हमको पता है, एक केस है ना? अब हमें पता है जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है इतना सिंपल भी नहीं होता। सबस्ट्रेट को अब हम बोलेंगे रिएक्टेंट, क्योंकि आपको आगे रिएक्टेंट वर्ड ज्यादा आएगा। अब मैंने एंजाइम अगर डाला है तो क्या होगा? जो रिएक्टेंट होता है वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, फिर वो क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन की जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए आती है, ट्रांजिशन स्टेट उसको कहते हैं। जैसे आपके रूम का दरवाजा है ना, ये आपका रूम है और ये बाहर वाला ये आपका आंगन था, आउटसाइड था। ठीक है, तो आपको अगर अंदर आना है तो कैसे होगा अंदर? दरवाजे से। दरवाजा खोल के। दरवाजा खोल के अंदर आएगा ना, तो अंदर आ गया ना, फटाफट से अंदर आ जाएगा ना। जैसे ही तुमने दरवाजा खोल के यहाँ पर पैर रखा तो मैं कह सकती हूँ ना रूम में एंटर हो गया।
यो यो मैम तो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। अब ऐसा तो है नहीं ना वहाँ पे खड़ा रहेगा थोड़ी देर ऐसे हवर करेगा और फिर रहेगा, सीधा अंदर पैर के अंदर आ जाएगा ना दरवाजे के। तो व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट इसमें? जब तू बाहर था तो तू रिएक्टेंट था, दरवाजे के पास आया और जैसे तूने पहला पैर अंदर रखा तो तब तुम रूम के अंदर आ गए हो, पूरी तरीके से नहीं आ गए हो पर आ गए हो, तो वो होगी ट्रांजिशन स्टेट। कुछ सेकंड्स के लिए होगी और उसके बाद तुम पूरा रूम में आ जाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। तो ट्रांजिशन स्टेट बहुत बीच का स्टेप होता है जो बहुत छोटे सेकंड्स के लिए बना होता है, समझ आई? मैम ठीक है, सो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपके पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अब आपके पास सीधा प्रोडक्ट बनेगा और आपका जो एंजाइम है वो वैसे का वैसे दबा हो जाएगा। दरवाजा थोड़ी इन्वॉल्व हुआ था तुम्हारे कमरे में आने के लिए, वो तो वहीं था ना। तो एंजाइम यूज नहीं होता किसी केमिकल रिएक्शन में, वो बस ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी जल्दी ले आ रहा है। ठीक है जी, इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। राइट, अब देखो ये रहा सबस्ट्रेट। आप देख रहे हो सबस्ट्रेट एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही पोटेंशियल एनर्जी, ये गलती होती है, मैं तुम्हें गलतियां समझा रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जीरो से नहीं होगी, उसके सबस्ट्रेट की कोई तो एनर्जी होगी ना, जीरो पे थोड़ी होगी, केमिकल रिएक्शन है बॉडी का, तो उसकी अपनी भी कोई एनर्जी है, तो हमेशा ये एनर्जी थोड़ी ऊपर दिखाई देगी आपको। ठीक है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी अगर आप देखोगे वो इधर आएगी, तो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है ना, दिख रहा है आपको? यो यो मैम मैम प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है क्योंकि प्रोडक्ट बनने में भी तो कुछ एनर्जी यूज हुई होगी ना। आपको पता है ना, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, हमने 10% लॉ ऑफ एनर्जी सुना था, कोई भी केमिकल रिएक्शन है कुछ एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ हीट तो रिलीज होती है ना, तो इस वजह से रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट से ज्यादा निकलेगी। पॉइंट है, यो मैम यो मैम ज्यादा नहीं सोचना इस पे, एटीपी के कॉन्सेप्ट में मत चले जाना, बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी, तुमको चाहिए नहीं इतनी। तुम ध्यान से इधर सुन लो कि रिएक्टेंट की जो हमारा सबस्ट्रेट है या जो हमारा रिएक्टेंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है क्योंकि वो तुमको ये चार्ट पूछ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अच्छे से। अब वो आपको दो चीजें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसी थी, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, अरे कोई अच्छा सा कलर आ जाओ, ये धीरे 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 प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जा रहा है, ये पॉइंट आया है। ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी चाहिए थी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। जब मैं कहती हूँ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, मैं कहना क्या चाहती हूँ, हमने इतना तो पढ़ा है कि ऐसे दो मॉलिक्यूल है, लेट्स से ये दो सबस्ट्रेट है मेरे, ये दो सबस्ट्रेट एक दूसरे से टक्कर मारेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। हाँ, तो ये दोनों सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मेरा ए, सबस्ट्रेट मेरा बी, बहुत तरीके की केमिकल रिएक्शन है, मैं तुमको बहुत बेसिक बता रही हूँ। सबस्ट्रेट ए सबस्ट्रेट बी एक दूसरे के साथ टकराएंगे तब प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो टकराने के लिए उनको कितनी एनर्जी चाहिए, ये उसकी बात कर रहा है ये चार्ट। ठीक है, ये ग्रीन वाली जो एनर्जी है कि वो कब जाके टकराएंगे एक दूसरे से, वो है ट्रांजिशन स्टेट, ये वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाली। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, हमने देखा कि इतनी एनर्जी चाहिए, जैसे ये एनर्जी मिल गई मतलब वो दोनों मॉलिक्यूल टकरा गए, जैसे टकराएंगे वो किसमें चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी यहाँ तक एनर्जी आई, उसके बाद आप देख रहे हो एनर्जी नीचे ये नीचे गया और प्रोडक्ट बन गया। ये जो रिएक्शन था इसमें मैंने किसी एंजाइम की बात नहीं करी, तो ये वाला रिएक्शन बिना एंजाइम के हुआ। अब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, आप स्ट्रेट लाइन खींचते हो यहाँ से, रेड से बना, रेड से खींच लो लाइन, बहुत बढ़िया, ये स्ट्रेट लाइन है। तो आपने ये स्ट्रेट लाइन खींची तो आपने देखा कि ये जो दोनों थे ना मॉलिक्यूल ए एंड बी, इनको पास आने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है? ये टॉप वाली वैल्यू है, जो इस टॉप वाली वैल्यू से इस लाइन तक एक लाइन खींच लो। दिस इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट को या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया? यो मैम या विदाउट एंजाइम, क्योंकि एंजाइम की हमने बात नहीं करी। और जब प्रोडक्ट और जो ये वाले सबस्ट्रेट थे, ये देखो इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा बड़ा करके लिखूं ना तो ऐसा बनेगा ही। एक टाइम आएगा जब एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट हम जिसको कह देंगे, और फिर वो फाइनली प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी है, ट्रांजिशन स्टेट। तो बिना एंजाइम के ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनती है। समझ आई बात? यो मैम ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसी रिएक्शन में तुम एंजाइम डाल दो, तो अगर तुमने इसमें एंजाइम डाला तो क्या हुआ, अब हम वो देखेंगे। जब एंजाइम डाला तो सबस्ट्रेट अपने ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ इतनी जल्दी पहुंच गया और फिर वो फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो गया। मैं एनर्जी का डिफरेंस देखना चाहती थी तो मैंने लाइन नीचे खींची, मैंने कहा ये वाली लाइन जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी, अब तुम साइज देख के बताओ, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगी, विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी।
तो मैं कह सकती हूँ ना कि जल्दी से रिएक्शन प्रोडक्ट किस केस में बनेगा, ए वाले केस में या बी वाले केस में? ए ए वाले में। ए वाले केस में। बस इतना ही होता है एंजाइम का काम। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जब तुम बाहर से डोर के थ्रू अंदर आ रहे थे, तो जब तुमने दरवाजे पे पैर रखा था, वो थी तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी। भी तुमको अंदर आने के लिए कितना मिला? तो दो टर्म है जो तुमको कंफ्यूज कर देगी, एक्टिवेशन एनर्जी या ट्रांजिशन स्टेट। उसी को लिख लीजिए तो तंग कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट। कोई समझा सकते हैं क्या होती है? तो मुझे पता चले तुमको समझ आया है। हाँ बेटा बोल। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी मिनिमम एनर्जी जिसपे जो प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट है वो रिएक्टेंट, ये मतलब सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। और ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट है जब एंजाइम लिंक होता है सबस्ट्रेट के साथ और बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है। ऐसा जरूरी नहीं एंजाइम लिंक होता है, सबस्ट्रेट भी तो देखो ना, यहाँ कोई एंजाइम नहीं था फिर भी वो एक फॉर्म आती है ना। ट्रांजिशन स्टेट, इट इज अ स्टेट वेयर सबस्ट्रेट चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर। एक्चुअल में स्ट्रक्चर में चेंज हुआ ना, सो चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर टू लेटर बिकम प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बनने के लिए सबस्ट्रेट अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करता है। वो चेंज से जो स्ट्रक्चर हो रहा है दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आती है, फॉर्म फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, कुछ सेकंड्स के लिए। और एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम बना दूं, प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट वहीं जाके बनता है, ए और बी। तो फटाफट बताओ मुझे चैट में लिख के कि ए और बी में से कौन सा है जो विद एंजाइम हुआ है। विद एंजाइम केमिकल रिएक्शन कौन सा है जो हुआ है चैट में, ए और बी में से। हाँ अभी हरीश कितने मिनट रह गए? मैम 14। ठीक है, 4 मिनट का रिवीजन होगा तो कितने बचे? 10। 10 बस, इतना से रह गए। बताओ, देख लेते यो किसने। मैम। शिल्पी, प्रीति, हर्ष। ओके। तो ए वाला है जो हमारा विद एंजाइम। गुड, समझ गए तुम, राइट? आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करें, जो मैंने तुमको बोला वो यहाँ थ्योरी में लिखा है, ताकि जब तुम अकेले बैठ के पढ़ो तो तुमको समझ में भी आए। जो एंजाइम होता है इस फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन मोस्टली, इसका एक्सेप्शन हमने कर रखा है। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा था हमें इतना याद है कि जो प्रोटीन होता है अपना स्ट्रक्चर जब तक फोल्ड नहीं करता तब तक वो एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता। और मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर फोल्ड करके एंजाइम की तरह काम कर रहा है कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी? टर्शियरी स्ट्रक्चर। मोस्टली टर्शियरी, मोस्टली टर्शियरी, राइट? मोस्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन बन सकता है इससे, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर बना तो ऑब्वियसली वो प्रोटीनेशियस है तो अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा, राइट? In a particular configuration, a particular portion of the structure known as active site is accessible to attack the catalyst or reactant. अरे ये लाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आगे समझते हैं। अब जब तुमने देखा, तुमने क्या कहा? एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो जो रिएक्टेंट है ना वो एंजाइम के साथ बाइंड होगा और एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएगा जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो ये होता कैसे है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, अगर आपने कभी सुना हो लॉकन की हाइपोथेसिस, सुना है? ये मैम।
अरे कुछ भी याद होगा, मैंने कौन सा पढ़ा है, बोलो जो याद है बोलो। मैम एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए काम करता है क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन साइट होती है जिसके अंदर बाइंड हो सकता है जो सबस्ट्रेट है। हाँ, ट्रांसलेशन याद है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा भी? ये है मैम। बेटा ट्रांसलेशन में हम कहते थे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता था, सुने? यो ये है मैम। मैम। ये मैम। अब तुम्हें थोड़ा तो कंबाइन करना पड़ेगा अगर नीट करना है तो, है ना? अगर नहीं याद है तो क्लास के बाद देख लेना, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए टॉपिक मिल जाएगा तुमको, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम वहां देखते थे हमारा एक एंजाइम आता था, उस एंजाइम का नाम क्या था? राइबोसोम। हाँ, जो भी गब्बू सा दिखा राइबोसोम बना दे तू उसका, है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में नहीं होता था राइबोसोम, अमाइनो एसाइल Acylation. टीआरएनए सिंथेस, ऐसे करके कुछ था। ये है मैम। वो बहुत लंबा सा नाम था और यही अजीब सा नाम था। दिस वाज एन एंजाइम। तो एंजाइम क्या करेगा? कुछ नहीं, अगर ये मैं एंजाइम हूँ, ठीक है, तो मुझे ये करना है, मेरे को सबस्ट्रेट से बाइंड करना है और उसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। अगर मुझे सबस्ट्रेट से बाइंड करना है मतलब मुझे केमिकल बॉन्ड बनाना है ना उससे, तो अगर मुझे उससे बॉन्ड बना रहा हो तो मेरे पास कुछ जगह भी तो होनी चाहिए ना। तो एंजाइम का क्या है, एंजाइम के ना पास स्ट्रक्चर हो, जगह होती है, स्पेस होती है, उन स्पेस को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ये वो जगह है जहाँ पे वो सबस्ट्रेट को पूरा पकड़ लेता है। तो ऐसा नहीं है कि सरफेस के ऊपर रिसेप्टर से ऐसे बाइंड कर लिया ना, उसने पूरी स्पेस बना रखी है कि हाँ भाई अटैच हो जा मेरे साथ। तो किसी भी एंजाइम में ये जो स्पेस होती है ना जहां पर आके कोई सबस्ट्रेट लगेगा, इस स्पेस को हम बुलाते हैं एक्टिव साइट। तो इसमें भी एक्टिव साइट्स थी, ठीक है, एक्टिव साइट ज्यादा हो सकती है, तुम हम एक ही भरते हो वैसे, ठीक है। तो हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है जहां पे आके सबस्ट्रेट लगता है, ये बात क्लियर? ये है मैम। एक्टिव साइट कह सकती हूँ लोकेशन वेयर सबस्ट्रेट अटैच, सही बात है, ये है मैम। ठीक है। अगर मैं ये पिक्चर देख लूं अभी, तो इसमें एंजाइम ये लिखा है इन्होंने, ये लॉक काम कर रहा है एंजाइम का। तो लॉक के अंदर जहां पे तुम चाबी लगाते हो ये वाली साइड, इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। देखो एक्टिव साइट का अपना स्ट्रक्चर है, जैसे तुम ताले में चाबी लगाते हो, एक ताले में एक ही तरीके की चाबी लगती है ना, हर तरह ये की ताले की ये लगती है है ना, मैम। हाँ, यानी कि उसका कोई स्ट्रक्चर है, राइट? तो एक्टिव साइट का अपना यूनिक स्ट्रक्चर होता है, हैव यूनिक स्ट्रक्चर। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम अपनी ही एक्टिव, एक पर्टिकुलर एंजाइम पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही लग सकता है। मतलब कि अगर अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस है, तो इसके केस में एक पर्टिकुलर टीआरएनए और एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही लगेगा और किसी को अटैच नहीं होने देगा। अगर इसने डिसाइड किया ना यहाँ पे मिथ्योनिन को लगने देगा, ये सिर्फ मिथ्योनिन को लगने देगा, ये और किसी को नहीं लगने देगा। ये बात समझ में आई? ये है मैम। सबस्ट्रेट इज ए की, दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक। तो क्या होगा, जैसे चाबी ताले में चली जाती है उसी तरीके से एंजाइम की एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जब वो आके अटैच होगा तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, दिस इज माय एंजाइम एंड दिस इज माय सबस्ट्रेट। तो मैं इसे क्या बुलाऊंगी? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस लिख देते हैं इसको। ये थोड़ी देर के लिए बनेगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बनेगा, दैट मींस इट इज अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, बना और वो फिर फाइनली उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा तो जो एंजाइम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा और बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट अलग कलर का बन जाएगा, कुछ अलग कलर का मतलब कोई अलग सी चीज बन जाएगी, ठीक है। दिस इज अ प्रोडक्ट, समझ आया? ये है मैम। मैम। लॉक एंड की क्यों बोलते हैं इसको? हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस है। लॉक एंड की का मतलब है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ऐसे बाइंड होता है जैसे एक ताला चाबी के साथ बाइंड होता है, जैसे लॉक एक की के साथ बाइंड होती है, उसी तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से अटैच होता है। तो इन दोनों की इंटरेक्शन को लॉक एंड की हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है। पहले पूछते थे, अब नहीं पूछते, लेकिन इससे कुछ वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट है और उसके पास एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट है। तो मैं कह सकती हूँ एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ये है मैम। है ना, हाईली स्पेसिफिक है, किस सबस्ट्रेट के साथ लगाना डिसाइड करेंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऑक्सीजन एंड वाटर का रिएक्शन करवा देगा? ये है मैम। हम्म, कार्बोनिक एनहाइड्रेस
रिपीट करना रिएक्शन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम पीछे मैंने पढ़ा था, अगर तुमने लिखा है तो क्या वो वाटर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएगा? प्रोडक्ट नो बनाएगा? नहीं, वो हाईली स्पेसिफिक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही पसंद करता है। समझ आई? क्लियर है ये बात? तो ये बात यहाँ लिखी है that enzyme active site and the shape of the substrate molecule complementary to one another। इन दोनों की जो शेप होती है एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी इसके साथ, एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ। अगर फिक्स नहीं होता तो नहीं काम करेगा, मतलब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और किसी के साथ अटैच नहीं होता। क्लियर? अब मैं इसको बस केमिकल फॉर्मूले में लिख रही हूँ, फिर डन कर रही हूँ, फिर रिवाइज कर लेंगे। ध्यान से देखना। एंजाइम में पहला स्टेप 1 हमारा, यार ये जगह आती है कंफ्यूज हो गए। अगर मैं केमिकल रिएक्शन लिख दूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगी सबस्ट्रेट है, उस मीडियम में एंजाइम है, अभी बस इतना ही है, राइट? इनको चेंज होना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होंगे, तो सबस्ट्रेट के लिए एस लिखोगे, एंजाइम के लिए ई लिखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है? तो ये होता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेट है ये? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, बहुत छोटे टाइम के लिए बनेगी। उसके बाद एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। वो ना क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को पकड़ के उसके बॉन्ड्स नए ब्रेक, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बना देता है, इसलिए जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि आटा देखा आपने, आटा पाउडर फॉर्म होता है ना, उसका पाउडर होता है व्हाइट कलर का, है ना? लेकिन जब उसमें पानी डाल के तुम उसको गूंथते हो तो वो कैसे दिखता है आपको स्ट्रक्चर में? सेमी सॉलिड। हाँ, सेमी सॉलिड हो जाता है ना, कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले वो सिर्फ पाउडर था, लेकिन अब वो सेमी सॉलिड हुआ ना, तो मैं कह सकती हूँ ये सबस्ट्रेट है, मैं कह सकती हूँ प्रोडक्ट है। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अब देखा जाए तो सबस्ट्रेट पहले मॉलिक्यूल अलग थे, अब तुमने उनको पानी की मदद से साथ में जोड़ दिया ना, तो कुछ बॉन्ड नए फॉर्म हुए, कुछ बॉन्ड पुराने ब्रेक हुए होंगे, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज कैसे होता है, उसमें भी यही होता है, कुछ बॉन्ड पुराने टूटते हैं और नए वाले बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है? तो एंजाइम वैसे का वैसे बाहर आ गया और यहाँ तुम्हारे को मिल गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकल लिया। एंजाइम दोबारा से केमिकल रिएक्शन में यूज हो जाएगा, सो इट इज रीयूज। तो मुझे ये देख के ये भी पता चल गया ना कि एंजाइम्स आर नॉट यूज इन ए केमिकल रिएक्शन ना, एंजाइम नॉट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन। अगर इससे क्वेश्चन आया ना, ये जो मैंने अभी इतनी देर से बोला है पिछले 20 मिनट से, उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। वो तुमसे ऐसा तो नहीं पूछेंगे एंजाइम यूज होता है केमिकल रिएक्शन में या नहीं, कंज्यूम होता है या नहीं, ये नहीं पूछेंगे, ये बहुत बेसिक बात है, नीट है ये। वो तुमसे इसकी 3-4 स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं, तो वहां फंस जाओगे। क्लियर? कहाँ फंसोगे ध्यान रखना। तो ये है आपका ओवरऑल केमिकल रिएक्शन, ये यार ये दे सकते हैं। आई होप आपको लोगों को ये वाला क्लियर है। डायग्राम नहीं आएगा क्योंकि ये तो खुद से बनाया। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके, चलो कॉल कर ले। देख भाई, जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। प्रोटीनेशियस हमेशा होते हैं, मोस्टली होते हैं? मोस्टली। एक्सेप्शन? राइबोन्यूक्लियस एंड राइबो। एक्सेप्शन है इसकी राइबोन्यूक्लियस या राइबोजाइम। इसका होमवर्क करके आना, बहुत मार खाओगे। यही है। उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं? स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक ज्यादा बेटर वर्ड है, सही बात है। हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है? एंजाइम्स करते क्या है, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, स्पीड अप करते। नेवर स्टार्ट्स ए केमिकल रिएक्शन। क्या एंजाइम केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं? नहीं, नेवर कंज्यूम। कंज्यूम मतलब वहीं यूज हो गए, अंदर ही रह गए, बाहर नहीं निकले। नेवर कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन। यूज जरूर होते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं। समझ आई? नींबू पानी तो बनाया, तूने पी लिया, तूने कंज्यूम कर लिया, है ना? अगर तू नींबू पानी बनाती, उसको पीती नहीं, रखे रखती, तो तूने नींबू को यूज कर लिया उनको, लेकिन तुमने उसे कंज्यूम नहीं किया। कंज्यूम मतलब यूज कर लिया, अंदर अंदर थोड़ी डाल दिया। तो नेवर कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एंजाइम्स फिर करते क्या है?
रिएक्शन speed up the की reaction. स्पीड अप एक्टिवेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको इंक्रीज करते हैं डिक्रीज? डिक्रीज Decrease. डिक्रीज करते हैं। अच्छा, और ट्रांजिशन स्टेट क्विकली बनती है देर से बनती है? क्विकली फॉर्म जल्दी। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? रिएक्टेंट Reactant. है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के केस में इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब भी कोई चीज दूसरे में चेंज होगी भाई, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल गई तो ऑब्वियसली कम हो गई ना, है ना। सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है यार। व्हाट इज एक्टिव साइट किसके ऊपर होती है? एंजाइम के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर? Enzyme. अभी तुम इसके और भी पढ़ोगे कि एक्टिव साइट पे कुछ और आके भी बाइंड कर सकते हैं, जब आएगा तब पढ़ेंगे, तो अभी क्यों कंफ्यूज होना है। ठीक है जी, चलो कोई पॉल लॉन्च कर रही हूँ, पॉल करो और भाग जाओ।